फेडरल देश पे सभी दर्शकों का स्वागत है और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा हर आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये मुद्दा है निजी वाहनों या फिर सार्वजनिक वाहनों से जुड़ा हुआ है। आज के समय में दिल्ली और एनसीआर इतने बिजी शहर है कि किसी को कहीं जाना आना होता है तो जाहिर सी बात है, चाहे वो अपना निजी वाहन इस्तेमाल करे या फिर सार्वजनिक परिवहन, बिना उसके उसका कोई गुज़ारा नहीं है। और सार्वजनिक परिवहन से भी ज़्यादा जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, वो अपने निजी वाहन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से राजनीति पिछले कई वर्षों से होती आ रही है। इस चुनाव में भी जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी वायु प्रदूषण का मुद्दा बहुत ज़्यादा सर चढ़कर बोला और कहीं न कहीं ये सवाल भी उठे कि जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार थी, वो प्रदूषण पर नियंत्रण करने में नाकाफ़ी साबित हुई। और अब जब दिल्ली में भाजपा की नई सरकार का गठन हो चुका है, तो ऐसे में जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण एक निर्णय का जो दिल्ली सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है, वो जनता के सामने रखा। उसके मुताबिक अब 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से ऐसे वाहनों को जो फ्यूल है या ईंधन है, वो नहीं दिया जाएगा, जो 15 वर्ष से ऊपर की अपनी समय सीमा को पूरा कर चुके होंगे। तो अब आप ये समझिए कि ये बहुत बड़ा निर्णय है, कहीं न कहीं प्रदूषण को कंट्रोल करने में भी। और इसके साथ ही कई लोग ऐसे भी हैं जो पुराने वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और शायद उनका जो समय सीमा है 15 साल का, वो पूरा होने जा रहा है। लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत लोगों की ऐसी नहीं भी होती है कि वो तुरंत ही जो है वाहन पुराने वाहन को स्क्रैप करा के खरीद सकें। तो अगर हम प्रदूषण के लिहाज से बात करें तो इस जो कदम है सरकार का, वो बहुत ही अच्छा कदम है। और अगर हम जो बिल्कुल साधारण व्यक्ति है और अपने दफ्तर या किसी काम की वजह से पुराने वाहन का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिए अचानक से एक चुनौती भी खड़ी हो जा रही है कि वो इतने कम समय में दूसरे वाहन का इंतज़ाम कैसे करेगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं ललित राय। ललित, पहले तो आप ये बताएँ कि जो दिल्ली सरकार का ये निर्णय है, उससे अगर कोई ऐसा डाटा हो कि कितने पुराने वाहन हैं जो समय सीमा जिनकी पूरी हो चुकी है और उन इस पे नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि जो मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जितनी भी पेट्रोल कंपनीज़ हैं, उनको भी इस संबंध में जो है पत्र लिख दिया है और ये कहा है कि जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, उनमें उस तकनीक का इस्तेमाल किया जाए जिसकी वजह से ये पहचान में आ सके कि जो वाहन है, पेट्रोल पंप में वाहन फ्यूल लेने के लिए आया है, उसका जो आयु है वो 15 वर्ष पूरी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, वो कैसे पता चलेगा? अभिषेक, ये पोल्यूशन को लेकर के पोल्यूशन की दिशा में उसको कर्ब करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा कदम है। और सबसे बड़ी चीज है कि हम सब लोग जानते हैं कि जैसे ही दिल्ली में ऑलमोस्ट 365 दिन जो एक्यूआई का जो लेवल होता है वो सेटिस्फैक्ट्री रहता ही नहीं है। सर्दियों के समय तो उसकी स्थिति ये हो जाती है कि सांस लेना दूभर हो जाता है और कम से कम जो बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, सारे लोग सफर करते हैं। तो उस लिहाज से ये कदम अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन इससे जुड़ी दो तीन बातें हैं कि जैसे कि दिल्ली में करीब 1 करोड़ 20 लाख वाहन हैं जो दूसरे प्रदेशों से भी आते हैं, कुछ दिल्ली के भी हैं और एनसीआर से उनका आना जाना लगा रहता है। करीब 55 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जो कि 15 साल से पुरानी हैं, जिसमें आपके 2 पहिया और 4 पहिया भी हैं, मतलब कार भी है और उसमें आपके टू व्हीलर्स भी हैं। तो 55 लाख ऐसी गाड़ियां हैं जो 15 साल के ऊपर की हैं। तो सरकार के इस कदम से कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को जब पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा दिल्ली के पेट्रोल पंप पे, आपको बता दें कि दिल्ली में टोटल 425 से अधिक पेट्रोल पंप हैं और सरकार ने ये कह दिया है कि हम पेट्रोल 15 साल से पुरानी गाड़ियों को नहीं देंगे। तो एक लोगों के मन में ये भी बात आ रही होगी कि आखिरकार वो उसकी पहचान कैसी होगी। तो मनजिंदर सिंह सिरसा जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक गैजेट्स है, सारे पेट्रोल पंप्स का अवेलेबल है और उस गैजेट के जरिए ये पहचान हो जाएगी कि कौन सी गाड़ी, कौन सा मतलब टू व्हीलर या फोर व्हीलर 15 साल से पुराना है। तो गैजेट आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपकी व्हीकल कितनी पुरानी है
और यदि 15 साल से पुरानी है तो फिर आप बिना पेट्रोल पंप लिए ही आपको वापसी करना पड़ेगा। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो यह है कि कम से कम 15 साल पुरानी गाड़ियों को जब पेट्रोल पंप पे डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो वो गाड़ियां तो ऑटोमेटिक जो है सड़क से जो है बाहर हो जाएंगी। तो निश्चित तौर पे कि उसका एक प्रभाव ये होगा कि सड़क पर जो आप कंजेशन देखते हैं उसमें कमी आएगी। दूसरी चीज की जो वेहिकुलर इमिशन है उसमें कमी आएगी, लेकिन उसके साथ साथ और वेहिकुलर इमिशन इसलिए भी कम आना जरूरी है क्योंकि एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि दिल्ली में पोल्यूशन के कई फैक्टर्स हैं, जिसमें पराली का जलाया जाना है, जिसमें गाड़ियों की संख्या है, उसके बाद जो ट्रेडिशनल तरीके से कुकिंग होती है उसका एक कंट्रीब्यूशन है, और उसके अलावा भी अन्य वजह है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है फैक्टर वो है कि व्हीकल्स, पुरानी गाड़ियों से जो इमिशन हो रहा है वो ज्यादा दिल्ली की हवा को वो खराब कर रहा है, वो स्वास्थ्य के लिहाज से सही नहीं है। लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि जब 55 लाख गाड़ियों को आप फेज आउट कर दोगे पेट्रोल और डीजल दिए बिना, तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं, इमेजिन करिए कि दिल्ली के मतलब जो डीटीसी के बस स्टैंड्स हैं और जो मेट्रो है उस पर कितनी भीड़ होगी, उसका इमेजिनेशन आप करिए। और 1 ललित, अप्रैल के इसमें बाद एक पॉइंट और इसमें जोड़ूँगा, क्योंकि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करी है और ख़ास तौर पे जब डीटीसी का ज़िक्र आया है, तो अभी आप ये देखेंगे डीटीसी खुद बहुत खस्ता हाल में है। आप देखेंगे बसेस की बहुत ज़्यादा कमी है और अभी सीएजी की रिपोर्ट में भी इस बात को मेंशन किया गया है कि न केवल डीटीसी के घाटे का, बल्कि ये भी कहा गया है कि कई वर्षों से डीटीसी के बेड़े में नई बसें नहीं जुड़ी हैं। अभी जो बसें चल रही हैं, सरकार ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है प्राइवेट कंपनीज़ के साथ, तो कुछ हद तक जो बसों की कमी है वो भी उसको पूरा किया गया है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या ऐसी है बसों की जो अभी भी सड़क से गायब है। और आप जिस परिस्थिति की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर तौर पे जब ऑलरेडी बसों की संख्या कम है और ऐसे में निजी वाहन भी अगर सड़क से मतलब हटा लिए जाते हैं, तो जो पब्लिक है उसके सामने ये चैलेंज हो जाएगा कि वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह आया जाए। अब बात करें कहीं और की नहीं, सिर्फ अपने दफ्तर से घर और घर से दफ्तर, वो कैसे सरकार उसको पूरा कर पाएगी, क्योंकि बगैर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, चाहे हम मेट्रो की बात कर लें, मेट्रो भी आप देखेंगे पीक आवर्स में ओवरलोडेड होके चल रही होती है। तो यानी कि जितनी पॉपुलेशन है उतने संसाधन अभी भी हम दिल्ली एनसीआर में नहीं पर्याप्त रूप से दे पा रहे हैं। तो इस कमी को फिर कैसे पूरा करेंगे? हालाँकि बीजेपी सरकार ने ये ज़रूर कहा है कि वो डीटीसी के बेड़े में जल्दी बसों को जोड़ेंगे, लेकिन वो कब तक, अभी इस बारे में भी कोई जानकारी प्रॉपर नहीं है। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नहीं, दिल्ली सरकार का ये कहना है कि जो डीटीसी के बेड़े में जो हम बसें लाएंगे वो 2026 तक लाएंगे, और ये फैसला इंप्लीमेंट होने जा रहा है आपका 1 अप्रैल 2025 से। तो निश्चित तौर पे आप ये समझ के चलिए कि 1 अप्रैल 2025 से, और जब तक डीटीसी के बेड़े में बसें नहीं आ जाती हैं, तब तक ये समस्या तो बनी ही रहेगी। ये प्रॉब्लम जो है बनी रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये फिर कह रहे हैं कि सीएनजी बसों को हम रिप्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल से, और कोशिश हमारी है कि दिसंबर 2025 तक रिप्लेस कर देंगे सारी सीएनजी बसों को इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो सारी कवायद है वो 2025 के पहले तक तो पूरी नहीं होनी है। जो भी कुछ लेटेस्ट होगा वो आप जनवरी का इंतजार आपको करना पड़ेगा, और दिल्ली की पब्लिक को करना पड़ेगा। और एनसीआर में रहने वाले लोग जिनका दिल्ली में दफ्तर है या एनसीआर में दफ्तर है, दिल्ली में घर है, तो उन लोगों के लिए मुश्किल तो आने वाली है। खासतौर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हिसाब किताब यही रहा है कि दिल्ली में हमेशा वो ओवरबर्डन रही है। पब्लिक से ज्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है, वो जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसका हाल आपने देखा है। और वो कोई नई बात नहीं है, वो करीब करीब 20-25 साल से वही सारी बातें आ रही हैं। और सरकारें, जो भी सरकारें रही, वो ये जरूर कहती रही कि हम उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि जमीनी तौर पर कुछ विशेष नजर नहीं आया। सवाल यह है कि अगर डीटीसी के बेड़े में भी आप सीएनजी बसों को ही ज्यादा बढ़ाते हैं और पेट्रोल डीजल से ना चलने वाली बसों को, जो डीजल तो चलती नहीं है, तो मैक्सिमम बसें जो सीएनजी हो गई हैं, तो सवाल यह है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस जब करेंगे तो उसके लिए की टाइम फ्रेम बहुत आगे का है। तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर के आपको कम से कम जब तक इंट्रोड्यूस नहीं होती है तब तक तो ये प्रॉब्लम रहेगी। हो सकता है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद जब ये फैसला इम्प्लीमेंटेशन में आएगा और उसके बाद की जो स्थिति बनेगी, तो मे भी सरकार उसमें कुछ परिवर्तन करे कि भाई ठीक है, टाइम फेज कुछ उसमें दे, कुछ लोगों को और रियायत दे सकती है। लेकिन अगर एज ए होल देखें, अगर बड़े कैनवास पे देखें, तो निश्चित तौर पे ये सराहनीय कदम है, क्योंकि
अल्टीमेटली अगर मान लीजिए कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या मतलब हवा खराब है और खराब हवा की वजह से आपके स्वास्थ्य पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर्स को फी भी देनी पड़ती है और आपका पूरा फैमिली जो सेटअप होता है वो गड़बड़ होता है। तो उस लिहाज से तो ये फैसला ठीक है, लेकिन फैसला धरातल पर कितनी समस्या क्रिएट करने वाला है, उसको इमेजिन आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जब 15 साल पुरानी गाड़ियों को भी फेज आउट किया गया और ये कहा गया कि भाई वो इम्पाउंड कर लिया जाएगा, उस पर पेनल्टी लगेगी, 5,000 और 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। तो आपने देखा कि वो कार्रवाई हुई, लेकिन फिर इतना ज़्यादा हाय तौबा मचा कि अल्टीमेटली रियायत देनी पड़ गई जाकर के। तो ये सच बात है कि आपको एक अल्टरनेट, जब आप ये व्यवस्था इम्प्लीमेंट करेंगे, तो निश्चित तौर पे कि उसका एक अल्टरनेट व्यवस्था क्या बनेगा, उसको भी सरकार को सोचना पड़ेगा। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में सरकार कुछ उसके लिए फ्रेमवर्क लेकर के आए, कुछ गाइडलाइंस लेकर के आए, जैसे वर्क फ्रॉम होम टाइप की कोई फैसिलिटी है, उसको फिर वो इंट्रोड्यूस करे, और या स्टैगर्ड तरीके से लोगों को ऑफिस बुलाए कि भाई अलग-अलग टाइम बनाया जाए। और अलग-अलग टाइम की वकालत तो बहुत पहले से की जाती रही है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, क्योंकि जो कंपनियां थी, जो वर्क ऑफिसेज हैं, उनके सामने जो प्रैक्टिकल कंपल्सन्स थी, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। लेकिन अगर सरकार ने एकदम लेटर स्प्रिट में फैसला कर लिया है कि हमको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि उसका कोई ना कोई एक उपाय लेकर के वो आए। इसमें से ललित एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे अभी आप देखेंगे एक नियम ये भी है कि पेट्रोल पंप पे जो है ओपन पेट्रोल या डीजल किसी को नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा नियम है। यानी कि जो बोतल वगैरह में या कैन में ले जाते हैं हाँ, लोग बाग, वो सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से अभी मनाही है। लेकिन फिर भी आप कहीं न कहीं देख लेंगे कि अब भी लोग जो है बोतल या कैन में पेट्रोल या डीजल भराते हुए आपको दिख जाते हैं। जबकि सख्त हिदायत है पेट्रोल पंप वालों को कि ऐसा ना हो। तो अभी जिस तरीके से सरकार ने जो नियम बनाने का ये फैसला लिया है, वो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिससे कोई भी घर के अंदर रहते हुए भी नहीं बच पा रहा है। तो वो बहुत सराहनीय कदम है, परंतु उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरीके से 100% हो पाए, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं न कहीं पेट्रोल पंप पे इन सभी नियमों से समझौता होता नज़र आता है। तो इसकी कैसे सुनिश्चितता की जाएगी कि जो 15 साल पुराने वाहन हैं, उनको ईंधन नहीं दिया जाएगा? ये भी एक ज़रिया है कि कोई ओपन पेट्रोल भरा के ले जा रहा है, तो उसपे कैसे आप 100% श्योर हो पाएँगे कि भई उन वाहनों में ईंधन नहीं पहुँच पाए? देखिए, इसके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हो। और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि स्वाभाविक तौर पे देखा भी जाता है कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट हेड हो गया, इंस्टीट्यूशन का हेड हो गया, अगर उसने वो फर्म है कि भाई ये चीज़ जो इम्प्लीमेंट में होनी है, इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाएगा, तो निश्चित तौर पे क्या होता है कि अधिकारियों, कर्मचारियों के अंदर एक डर होता है कि भाई हमारा जो टॉप बॉस है, वो इस बात को कभी भी रियायत देगा ही नहीं कि अगर किसी भी तरीके से छोटी-मोटी भी खामी मिली जो है, तो फिर उसमें कार्रवाई हो जाएगी। तो एक तो पहले ये है कि अनुशासन का डंडा जो है चले, और अनुशासन का डंडा चलाने के लिए ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट एजेंसी है, वो इस नियम को स्ट्रिक्टली एनफोर्स कराए, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लालच के, बिना किसी कोई दबाव के। तो निश्चित तौर पे जब ऊपर मनजिंदर सिंह सिरसा कहते हैं कि भई इसके लिए हम स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाएँगे। जो हमारा रेगुलर तरीके से जो सचल दस्ता है वो पेट्रोल पंप की निगरानी करता है, वो तो करता ही करता है, लेकिन इसमें हम कुछ और लोगों को बढ़ाएँगे और लगातार इसकी मॉनिटरिंग होगी। तो लगातार जब इसकी मॉनिटरिंग होगी, और दूसरी चीज़ है कि जो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन है, उसने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उसने ये कहा है कि भई हमारे पास गैजेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और हम गैजेट्स को अपने पेट्रोल पंप सेंटर पे लगा देंगे और उसके ज़रिए आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे। तो निश्चित तौर पे यही है कि आप देखिए कि पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के जो भी लोग कर्ता-धर्ता हैं, उनका भी अपना परिवार है। पेट्रोल पंप पे जो लोग काम करने वाले हैं, उनका भी परिवार है। तो ये जो खराब हवा है, उसकी समस्या से चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पैसा कमाता हो, नहीं कमाता हो, उसके प्रकोप से कोई बच नहीं पाया है। और सारे लोग जब दिल्ली में एकदम पूरा उसके ऊपर स्मॉग के चादर में लिपट जाती है, तो फिर लोग यही कहते हैं कि इसका हाल आखिर क्या है? इससे कैसे सुधार कैसे होगा? तो लोगों के अंदर एक भावना तो जगी है कि इस तरह की चीज़ों को बंद करना चाहिए, लेकिन आपको अल्टरनेट अरेंजमेंट भी देना पड़ेगा। और अल्टरनेट अरेंजमेंट आप नहीं देंगे, तो इस तरह की दिक्कत, जैसे कि आप खुले में बोल रहे हैं कि पेट्रोल और डीज़ल लोग लेकर के जाते हैं, वैसे इसकी संख्या आप अभिषेक देखेंगे कि पेट्रोल पंप पे आपको अगर हमेशा आप पेट्रोल डीज़ल भराते होंगे, या हम लोग भी जाते हैं, तो बहुत कम, अब रेयर देखने को मिलता है कि कोई बॉटल में पेट्रोल पंप वाले मना भी करते हैं
लेकिन लोग होता है ना कि आप गाड़ी से जा रहे हैं और पेट्रोल एकाएक खत्म हो गया तो नियर बाई पेट्रोल पंप में आप गाड़ी ले नहीं जा सकते, तो कहते हैं भाई आप 1 लीटर ही दे दो और कम से कम हम अपने डेस्टिनेशन तक जो है जा सकें। लेकिन ये कि उसकी संख्या कम हुई है, लेकिन फिर भी जो लूप होल्स हैं उस पर स्ट्रिक्टली कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी। और वो सब डिपेंड करेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ हेड है, मिनिस्ट्री जो है वो कितना ज्यादा इस पर एक्टिवली काम करती है। और अगर मिनिस्ट्री पर्सनली इस पर एक्टिवली, उसके में सारे अधिकारी, इम्प्लीमेंटेशन में लगे हुए अधिकारी अगर व्यक्तिगत तौर पे रुचि लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कर देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी बात सच है कि दिल्ली आने वाले समय में मतलब 1 अप्रैल के बाद आपको दिल्ली की सड़क पर, बस स्टैंड पे, बसों में, मेट्रो में आपको मतलब बेतहाशा भीड़ भी नजर आएगी। बिल्कुल, तो यहाँ पे जब हम एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वाहनों का तो पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा इसमें रहता है, क्योंकि वाहन एक ऐसी चीज़ है, लगभग 12 महीने ही सड़क पे रहते हैं और उस वजह से वो जो कंट्रीब्यूशन है पॉल्यूशन का, वो सामान्य ही बना रहता है। और यही वजह है कि वाहनों पर जो दिल्ली सरकार अब कार्रवाई करने जा रही है, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। पर इसके साथ-साथ हम देखेंगे दिल्ली में खास तौर पे कंस्ट्रक्शन भी लगभग 12 महीने ही चालू रहता है और कंस्ट्रक्शन में भी जो डस्ट का पार्टिसिपेशन होता है, वो भी एयर पॉल्यूशन की एक बड़ी वजह बनता है। और हमने देखा है कि जब भी ग्रैप लागू होता है, कंस्ट्रक्शन साइट जो है, उन पे मनाही हो जाती है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कहीं न कहीं चोरी-छिपे कंस्ट्रक्शन का काम हो जाता है। तो एक लॉ एनफोर्समेंट वाली भी बात आती है कि इन सब चीज़ों को भी किस तरीके से बिल्कुल टाइटली इन पे रोक लगे, इसके लिए क्या कदम हो सकते हैं? क्योंकि फिर बात वहीं आ जाती है कि नियम बना दिए जाते हैं, उनको फॉलो प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है और उसके पीछे जो एक है फिर करप्शन भी जुड़ जाता है कहीं न कहीं। जो जिनके हाथ में ज़िम्मा होता है कि वो इस नियम को सख्ती से पालन करवाएँ, वो ही फिर जो है कहीं न कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से सरकार के जो अच्छे कदम भी होते हैं, वो भी फिर वो अपना आउटपुट नहीं दे पाते हैं और जनता को परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। इसके लिए क्या एक होना चाहिए, क्योंकि अब भाजपा सरकार 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में आई है, तो ज़ाहिर-सी बात है ऐसी ये सारी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ़ पब्लिक को पता हो और नेता को ना पता हो, ऐसा हो नहीं सकता है। नेताओं के पास भी ये बातें पहुँचती हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए जिसे हम बोलेंगे फूल प्रूफ एक व्यवस्था हो? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बात सच है कि आप पर्यावरण, विकास दोनों को एक साथ लेकर के चलना है। आप पर्यावरण के नाम पर आप डेवलपमेंट को रोक भी नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी नीड्स है और जो भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उस तरीके से बन नहीं पाए हैं, तो उस दिशा में हमको काम तो करना ही होगा। तो कभी भी क्या है कि पर्यावरण की कीमत पर विकास या विकास की कीमत पर पर्यावरण, उन दोनों के साथ समझौता नहीं हो सकता। तो कहीं न कहीं क्या है कि पर्यावरण में और विकास में, दोनों में आपको एक सामंजस्य तो बनाना होगा। अभी मनजिंदर सिंह सिरसा ने जब ये बोला जो है कि भाई 1 अप्रैल से हम सख्त कदम लाने जा रहे हैं, नो पेट्रोल डीजल टू 15 इयर्स ओल्ड व्हीकल्स ऑन डेली रोड, तो इसका मतलब है कि वो ये भी कह रहे थे साथ में कि इसके लिए हम क्या है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्रों का एक संगठन है, उनको भी इन्वॉल्व करेंगे और अवेयरनेस कैंपेन में उनका सहयोग लेंगे। देखिए क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एक चीज़ देखिए कि शुरुआती दौर पे एक तो ये है कि जो नियम कानून बनते हैं उसका सख्त जो इम्प्लीमेंटेशन हो, और इम्प्लीमेंटेशन केवल और केवल आप अनुशासन के दम पर ही कायम कर सकते हैं। लेकिन बात ये भी सच है कि आप लगातार 24 घंटे 365 दिन डंडा लेकर के आप किसी को समझा नहीं सकते। तो कहने का अर्थ है कि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को भी ये समझना पड़ेगा। और उसका एक उपाय ये है कि जो विद्यालय हैं दिल्ली में, एलकेजी, यूकेजी, उसके बाद आपके मिडिल सेक्शन के, उसके बाद अपर सेकेंडरी स्कूल हैं, उसमें क्या है कि अब बच्चों को स्कूली लेवल पे अवेयरनेस कैंपेन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि भाई अपने घर जा करके, अब देखिए एक थोड़ा-सा परिवर्तन भी हुआ है कि हम ही लोग का बच्चा है, अब स्कूल में पढ़ता है, वो आता है और देखता है कि बिजली जल रही है और बिजली जलाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो टोक देता है। वो कहता है कि पापा इसको बंद कर दो, क्योंकि लाइट तो आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी को आप क्यों बेमतलब का जो है उसको कंज़्यूम कर रहे हो। इसी तरीके से पानी का जो है वो टैप है वो लगातार खुला रहता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग क्या करते थे कि आँखों के सामने पानी गिर रहा है तो गिरता जा रहा है, इसको बंद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं करता था और ज़रूरत भी नहीं समझता था। लेकिन अब थोड़ा-सा बदलाव आया है। तो कहने का अर्थ है कि 2 तरीके के मतलब इस पर कंट्रोल किया जा सकता है कि पहले तो कि सरकार ने जो नियम बनाए, उसको स्ट्रिक्टली वो एनफोर्स करे। और हर लेवल पे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके मन के अंदर एक ये डर ज़रूर रहे कि अगर उनके
स्तर पर अगर कोई फॉल्ट होता है, तो वो उसके लिए जिम्मेदार करार दिए जाएँगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पहला तो ये है और दूसरा है कि पॉजिटिव तरीके से कि स्कूलों को जो सिविक एजेंसियाँ हैं उनकी हमेशा एक ड्राइव चलाने की ज़रूरत है कि और ये बताने की ज़रूरत है कि देखिए, हमने जब ये काम किया है तो दिल्ली का जो एक्यूआई का जो लेवल है वो ये रहा और जब हम उसमें थोड़ा शिथिल पड़े तो उसके बाद एक्यूआई लेवल ये है। और दूसरी चीज़ है कि ये सारी जो कवायद है, वो किसी एक पार्टी के लिए, किसी एक सरकार के लिए नहीं है। इसमें आपका व्यक्तिगत तौर पर हित जुड़ा हुआ है। भाई अगर एक फैमिली में 5 लोगों की एक फैमिली है और उसमें से 2 लोग साँस की समस्या से परेशान हैं, वो अस्थमैटिक हैं और पता चल रहा है कि हर 15 दिन के बाद उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। तो न जाने कितना पैसा तो वो उस पे खर्चा कर दे रहे हैं, जिसका उपयोग किसी अन्य कार्य में वो कर सकते थे। तो कहने का अर्थ है कि ये पॉजिटिव और उसके साथ-साथ जो है लीगल फ्रेमवर्क में बहुत सही तरीके से स्ट्रिक्ट उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है और वो इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब कि जो एनफोर्स करने वाली एजेंसी है, उनके अधिकारियों, कर्मचारियों में ये डर बैठे कि भई अगर हमारे तरफ से दाएँ-बाएँ होता है, तो हमारे ऊपर कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी, उससे कोई बचाव भी नहीं होने वाला है। तभी जाकर के आप एक मेजर बदलाव देख सकते हैं, लेकिन सकारात्मक तौर पे स्कूलों को, सिविक एजेंसियों को जो एनजीओज़ हैं, उनको लाना पड़ेगा और जो वर्क फ्रॉम होम का एक जो कॉन्सेप्ट जो आया मतलब कोविड के टाइम वो तो अनप्रेसिडेंटेड एक माहौल बना था जो है और उसमें किसी ने सोचा नहीं रहा होगा कि वर्क फ्रॉम होम जैसी चीजें भी कामयाब होंगी। तो कहीं न कहीं की एक ये विकल्प हो सकता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग एजेंसीज़ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ नहीं है और जो सर्विस से संबंधित इंडस्ट्री है, वो लोग शायद इस विकल्प पर काम कर सकते हैं ताकि कम से कम अगर मान लीजिए कि 10 लाख व्हीकल्स भी अगर जाते हैं और 10 लाख व्हीकल्स में आप 10% व्हीकल भी हर रोज कंट्रोल करते हैं, सड़क पे नहीं जाती है, तो आप समझ रहे हैं कि 1 लाख व्हीकल सड़क पर हर रोज नहीं जा रही है, तो उससे जो पॉल्यूशन को बढ़ाने में जो वो सहयोग देते थे, उस पर लगाम लगेगी। तो कहने का अर्थ है कि सरकार को तो कार्रवाई करनी ही है और सरकार तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी कि सरकार ये नहीं कर सकती कि जी हम हमारे पास ये सुविधा नहीं है और हम ये नहीं काम कर पाए क्योंकि आपके पास कानून बनाने का नियम भी है और उसको एनफोर्स करने का भी है और साथ ही साथ पब्लिक को भी खुद अवेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल ललित, पब्लिक अवेयरनेस की बात करें तो वो बेहद ज़रूरी होती है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ पे पब्लिक अपने निजी फ़ायदे के चलते अपनी अवेयरनेस पे भी जो है पर्दा डाल देती है और उसमें से ये भी एक चीज़ है, क्योंकि वाहन उनको अपने निजी इस्तेमाल के लिए चाहिए होता है, फिर वो कई बार होता है कि चाहे कितना ही पॉल्यूशन क्यों ना हो, आप देखेंगे जब सर्दियों में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, ख़ास तौर पे जो पॉल्यूशन की परेशानी फ़ील होती है लोगों को, वो सर्दियों के समय में रहती है क्योंकि जो पॉल्यूशन है वो नीचे ही स्तर पे रहता है और खुद महसूस हो रहा होता है। आप देखेंगे उसके बाद भी जब ऑड इवन जैसे जो नियम चालू होते हैं, उसमें भी कई बार आप देखेंगे कि लोग उन नियमों का उल्लंघन करते नज़र आए थे। अब यही है कि दिल्ली सरकार ने एक अच्छी पहल की है और इस पहल से निश्चित तौर पे फ़ायदा आम जनता को ही होना है, पर देखना यही होगा कि लोग खुद आगे बढ़कर कितना इस जो नियम को फ़ॉलो करके वो सरकार का सहयोग करेंगे और किस तरीके से इस नियम के लागू होने के बाद प्रदूषण के स्तर में कितनी कमी देखी जाएगी, वो भी एक अभी स्टडी करना होगा क्योंकि सरकार ने अभी निर्णय लिया है, एक थ्योरेटिकल हम बोल सकते हैं कि आकलन करने के बाद जो है, उन्होंने निर्णय लागू करने का विचार किया होगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली ये इम्प्लीमेंट होता है, तो जो आंकड़े आएँगे, वो ज़्यादा अ इस बात को या इस तथ्य को सामने रख पाएँगे कि इस नियम के प्रभावी होने के बाद प्रदूषण के स्तर में कितनी कमी मापी जाती है। तो यही सारी चीज़ें हैं जिन पे अभी हमारे को नज़र रखनी होगी और ये भी देखना होगा कि इसमें दिल्ली सरकार आने वाले समय में और क्या-क्या चीज़ें ऐड ऑन करती है जिससे कि जो प्रदूषण है, उससे लोगों को निजात मिल पाए। ललित इसमें आप कुछ और भी बात जोड़ना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 1 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल दिल्ली की सड़कों पर हैं। उसमें से 55 लाख व्हीकल्स ऐसे हैं कि जो जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियाँ हैं, जो 15 साल से पुरानी हैं। अब फ़र्ज़ करिए कि अगर ये नियम सख्ती से लागू कर दिया गया, तो कम से कम 50 लाख गाड़ी जो है दिल्ली की सड़क से बाहर हो जाएँगी। तो आप केवल इमेजिन करिए, आप चूँकि हर दिन दफ्तर आते हैं, जाते हैं और हम लोग भी आते-जाते हैं और आप देखते हैं कि
आप अगर 8 o'clock से थोड़ी भी अगर एनसीआर से, गाजियाबाद से या गौतम बुद्ध नगर से आपको दिल्ली जाना है और 8 बजे अगर आप रोड पे निकले तो शायद अपने डेस्टिनेशन पे आप सही समय पे पहुंच जाते हैं। और जैसे ही 15 मिनट का केवल सिर्फ गैप होता है, मतलब 8:15 बजे आप अपने घर से निकले, तो फिर आप जाम में फंसते हैं और ह्यूज जाम में। 9 o'clock निकले तो फिर आप समझिए कि आपको जाम में फंसना ही फंसना है, आपसे कोई राहत नहीं है। ऐसे ही शाम को भी होता है। अब सोचिए कि अगर उसमें से अगर 55 लाख गाड़ियों में से अगर 20 से 25 लाख गाड़ियां भी सड़क से इस नियम के हिसाब से बाहर होती हैं, तो दिल्ली की रोड को भी जो है वो सांस लेने का मौका मिलेगा। अगर वो दिल्ली की रोड भी महसूस करे तो उसको फील होगा कि आज हमें आराम मिला है। लेकिन फिर बात तो वही रह गई कि आपके पास जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, सही से नहीं होगा, लोगों को काम करने के लिए जाना ही जाना है, तो फिर सड़कों पे लंबी-लंबी कतारें आप देखेंगे, भीड़ देखेंगे, बसों में भीड़ देखेंगे और वो दृश्य आपको मतलब विचलित कर देगा कि मतलब ये क्या हो रहा है। और यही स्थिति ऐसी बनती है कि फिर पब्लिक का एक प्रेशर जो गवर्नमेंट के ऊपर भी आना शुरू हो जाता है कि भाई ठीक है, आप सांस पर स्वच्छ हवा दीजिए, लेकिन कम से कम हमको परेशान करके तो मत दीजिए। लेकिन वही बात है कि जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा नहीं देंगे और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऐसा नहीं कि जो है कि आप जो कंडम गाड़ियों को निकाल के लाए हैं, आपके पास संख्या कम है, वो क्वालिटी वाली बसें नहीं है, तो भी उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर मान लीजिए कि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफा किया और वो खुद वो पोल्यूशन फैला रही हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। तो कहने का अर्थ है कि ये बहुत ही एक कठिन विषय है और सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि एक तरफ तो कि सबको साफ और स्वच्छ हवा मुहैया करानी है और दूसरी तरफ की लोगों की जो ज़रूरत है, उसको वही पूरी करनी है। तो यही देखना है कि वो सामंजस्य तो बनाना पड़ेगा और कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ इनोवेटिव कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे लोगों को स्वच्छ हवा भी मिले और साथ ही साथ जो है, जो लोग रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, अपने ऑफ़िस आना है, जाना है, उसको भी सकुशल वो पूरी कर सकें। तो इसका उपाय यही है कि ये 1 अप्रैल के बाद की जो स्थिति बनेगी, तो उस आपको याद होगा कि 2000 जब सीएनजी बसें इम्प्लीमेंट हुई थी शीला दीक्षित की सरकार में और जब डीज़ल बसों पे बैन लग गया पूरी तरीके से, तो मतलब मुझे मुझे तो याद आता है कि वो दृश्य जो है कि डीटीसी की बसें बाहर हो गई थी और मतलब वो भीड़ सीएनजी की इक्का दुक्का बस आती थी, वो भी 10-10 मिनट, 15 मिनट के गैप पे। मतलब आप समझिए जो है कि बड़ी विचित्र स्थिति, बहुत ही दुविधाजनक स्थिति कि मतलब लोग सोचते थे कि हम कहाँ रह रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे वो स्ट्रीमलाइन हुआ, जैसे-जैसे बसों की संख्या बढ़ी तो स्ट्रीमलाइन हुआ। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि स्ट्रीमलाइन तो होगा, लेकिन ये है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने रखा है, लक्ष्य रखा है कि भाई दिसंबर 2025 तक सीएनजी बसों को मैक्सिमम हम ईवी में कन्वर्ट कर देंगे और नए बसों को बेड़े में शामिल करेंगे, लेकिन वो 2026। तो इस हिसाब से तो लग रहा है कि 2026 तक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ लोगों देखिए को। ललित, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा क्योंकि जो सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि उनका प्रयास रहेगा कि इसी महीने जो है 1000 इलेक्ट्रिक बस जो हैं, वो भी डीटीसी के बेड़े में शामिल की जाएँ। तो अब देखना ये भी है कि अगर वो 1000 बस भी ऐड ऑन हो जाती है इसी महीने में दिल्ली की जो परिवहन कॉर्पोरेशन है डीटीसी, अगर उसमें वो ऐड हो जाता है, तो शायद कुछ हद तक तो पब्लिक जो व्हीकल्स हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें कुछ योगदान ज़रूर रहेगा और जो लोगों के सामने परेशानी है, वो थोड़ी कम होनी चाहिए, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि आप देखेंगे जब आप सीएनजी और डीज़ल बसों की जो आपने बात करी, उस टाइम पे दिल्ली के अंदर मेट्रो इतनी प्रभावी तौर पे नहीं थी। वो बात और है कि आज के टाइम में मेट्रो की सुविधा है, परंतु पॉपुलेशन जो है, जो बढ़ जनसंख्या गई। है हाँ, वो उस तादाद में बहुत बढ़ चुकी है। तो अभी आप देखते हैं सुबह के समय और शाम के समय मेट्रो भी ओवर क्राउडेड होके चल रही होती है। पर अब देखना ये है कि इस अच्छे पहल में दिल्ली की जनता किस हिसाब से सहयोग दिल्ली सरकार का करती है और दिल्ली सरकार भी दिल्ली की जनता को कोई परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए और क्या-क्या चीज़ें जो है दिल्ली की जनता के लिए सहूलियतें जो खासतौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसका किस तरीके से प्रबंध करती है। क्योंकि बगैर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ये जो नियम लागू होने जा रहा है 1 अप्रैल से, वो कहीं न कहीं प्रभावी तौर पे फिर फ़ॉलो नहीं कर पाएगी पब्लिक भी और उसकी वजह से उसका उल्लंघन भी होगा और कहीं ऐसा ना हो कि फिर दिल्ली सरकार को कहीं न कहीं पब्लिक का रोल बैक करनी पड़ जाए। एक एक पब्लिक का मतलब आक्रोश या प्रेशर। फिर गुस्सा ना हाँ, झेलना पड़े। तो अब हमें इंतज़ार करना होगा 1 अप्रैल की बाद की स्थिति का, इस नियम के बाद किस तरीके से जो
सरकार ने सोचा है प्रदूषण को कम करने के लिए, वो कितना प्रभावी साबित होता है और कितना अच्छी तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो पाता है ज़मीनी ये स्तर पे, अभिषेक इसमें उसके लिए इसमें हमें सबसे सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब स्वच्छ हवा तो ज़रूरत सबको है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो। और ये सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली की सड़कों पे हम कोसते भी रहते हैं कि कितनी गाड़ी आ गई, खुद ही कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं और दूसरे पूछते हैं कि मतलब कितनी गाड़ी आ गई। आप हुँ, देखेंगे कि एक एक परंपरा भी डेवलप सी हो गई कि अगर किसी एक फैमिली में एक कार से काम चल सकता है, उसको 2 कार लेने की ज़रूरत क्या है? तो लेकिन ये कि 2 कार, 3 कार आपको वो भी दिखते हैं। और दूसरी चीज़ है कि वो स्वतंत्रता के नाम पर कि भई हमारा जो एक फ्रीडम है, उस पर आप कर्टेल नहीं कर सकते। भई हम मेरी पसंद है अगर कार खरीदने की और मेरी क्षमता है, तो मैं कार क्यों ना खरीदूँ? आप उस पर बैन नहीं कर सकते, उस पे कर्टेल नहीं कर सकते। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ एक ऐसी समस्या है कि ये जन समस्या है। सरकार उसमें सहायक हो सकती है, वो नियम के ज़रिए, कानून के ज़रिए कुछ स्ट्रिक्ट नियम बना करके उसको इम्प्लीमेंट करके, लेकिन अल्टीमेटली कहीं न कहीं जो है वो सारा ये पूरा इकोसिस्टम है, वो सबको सोचना पड़ेगा कि इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या एक बेहतर विकल्प हो सकता है और हम क्या उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। गवर्नमेंट एक एम्प्लॉयी है, वो जब अपने वर्क ऑफिस पे जाता है और उसको देरी होती है, वो कहता है कि ट्रांसपोर्ट सही से नहीं मिला, तो उसका बॉस जो है उसको झिड़क देता है कि भई आप हमेशा लेट आते हो। तो इस स्थिति में क्या है कि गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट उन सारी ऑफिसेज के लोगों से मिले, उनसे कहे कि भाई आप इसमें थोड़ी-सी रियायत दीजिए, इसमें थोड़ी-सी नरमी दीजिए क्योंकि हम एक ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, जो पूरे दिल्ली और एनसीआर के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। तो कहने का अर्थ है कि सरकार की ज़िम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा है और सरकार के पास ताकत भी है और सरकार अगर एक सही नीयत के साथ अगर वो ठाने कि नहीं अगर हमको ये करना है, तो निश्चित तौर पे उसमें सहयोग लोगों का मिलेगा ही मिलेगा। कुछ समझा करके, कुछ बुझा करके और कुछ लोग जो है जो नियम कानून को नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेकर के। तो अल्टीमेटली कुल मिला जुला करके यही है कि सरकार की नीयत तो ठीक है, वो ये कहते हैं कि भाई हमारा एक आपसे वादा भी था, कमिटमेंट भी था और हकीकत भी ये है कि अगर कमिटमेंट ना भी होता तो ये सच है कि खराब हवा से जो दूषित हवा है उसकी वजह से हम सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली चुनौती तो है, दोधारी तलवार की तरह है। ये एक तरफ स्वच्छ हवा देना है और दूसरी तरफ पब्लिक के गुस्से को भी सरकार को झेलने के लिए शायद तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल ललित, अब हमें भी इस के लिए जो है 1 अप्रैल तक का इंतज़ार करना चाहिए और देखिए प्रदूषण का जो हम बात करें प्रदूषण की समस्या से, ये कोई अभी 1-2 साल से चली आ रही समस्या नहीं है। खुद जनता इसको कई सालों से झेल रही है। तो ऐसा भी संभव है और उम्मीद भी है कि जनता भी इसमें पूरा सहयोग करना चाहेगी। लेकिन हाँ, जब परेशानी जो झेल रहा होता है, वो फिर जो है कहीं न कहीं फिर इस बात पे आ जाता है कि भई हमें परेशानी हो रही है, हम कब तक इस परेशानी को झेलें। तो शायद दिल्ली सरकार भी इस चीज़ से बखूबी जो है परिचित भी है और कोई प्लान उन्होंने इसके लिए भी ज़रूर अपने पास रखा होगा, जिसको वो 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट भी करेगी। तो अब हम इसी चर्चा के साथ फिलहाल आज का हम विराम लगाते हैं और दर्शकों से ये भी आग्रह करते हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और साथ ही साथ अगर कोई उनके राय है, मशवरा है, वो हमारे से साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स कमेंट में बॉक्स जाकर राय मशवरा भी दे सकते हैं। आप सभी से बहुत-बहुत धन्यवाद।